सुरेश अपनी बेटी कुसुम के साथ रहता था। सुरेश मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। उसकी बेटी की उम्र अब शादी की हो गई थी, पर उसके काले रंग के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन उसका पड़ोसी मदन सुरेश के घर आता है और सुरेश भैया, क्या हाल चाल है? क्या कहीं बात बनी कुसुम बेटी की शादी की? नहीं भैया, अभी कहाँ बात बनी। तुम्हें तो पता ही है कि एक तो ये गरीबी और इसका ये काला रंग। मदन सुरेश को हिम्मत देकर चला जाता है। ये सब कुसुम सुन रही थी। हे भगवान, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? कुसुम अपने काले रंग के कारण कहीं भी जाती तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। कुसुम ने इसी वजह से घर से निकलना भी बहुत कम कर दिया था। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आता है और सुरेश कुसुम की शादी करवा देता है। ससुराल में कुछ दिन ठीक से बीत जाते हैं, पर फिर एक दिन कुसुम की सास कविता की सहेली रीना आती है और अरे ओ कुसुम, सुना है मैंने कि तूने किसी काली कलूठी से हमारे राजा की शादी करा दी। मैं तो अपने बेटे के लिए इतनी सुंदर और जॉब करने वाली बहू लाई हूँ। ये सब सुनकर कुसुम की सास कविता को बहुत बुरा लगता है और उसके जाने के बाद से कविता का अपनी बहू कुसुम के प्रति व्यवहार बदल जाता है। धीरे धीरे कविता कुसुम पर अत्याचार करने लगती है। एक दिन, सुन काली बहुरानी, आज शाम को तेरी ननद सौम्या आने वाली है। वो शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए अब आ रही है। तू एक काम कर, बहुत सारा पाउडर लगाकर अपना चेहरा सुंदर बना ले। कुसुम सारी बातें सुनकर वहां से चली जाती है और दर्पण के आगे खड़ी होकर, भगवान, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया है? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। कुसुम बहुत रोने लगती है और रोते हुए अपने चेहरे पर बहुत सारा पाउडर लगा लेती है। फिर भी उसका रंग नहीं छिपता। कुसुम अकेले बैठकर थोड़ी देर रोती है, फिर अपने आप को हिम्मत देते हुए रसोई में जाकर अपनी ननद की पसंद का खाना बना लेती है। शाम होते ही सौम्या घर आती है। उसे देखकर कविता बहुत खुश हो जाती है। अरे ओ काली बहुरानी, देख तेरी ननद आ गई है, इसके लिए चाय पानी लेकर आ जा। सौम्या अपनी भाभी का ये नाम सुनकर हंसने लगती है और कहती है, माँ, ये कैसा नाम है? काली बहुरानी? तो खुद ही देख ले, पता चल जाएगा। आवाज सुनकर कुसुम चाय नाश्ता लेकर बाहर जाती है। उसे देखकर, माँ, तुमने नौकरानी कब से रख ली? अब तो घर में भाभी आ गई है, तो इस नौकरानी को क्यों रखा है? भाभी घर का काम नहीं करती क्या? ये सुनकर कविता हंसने लगती है और बोलती है, ये तेरी भाभी है। अब पता चल गया मैं इसे काली बहुरानी क्यों बुला रही थी। अब कविता और सौम्या दोनों मिलकर कुसुम को परेशान करने लगते हैं। दोनों कुसुम को घर छोड़ने पर मजबूर करना चाहती थी। वो कुसुम को कुछ खाने नहीं देती और पूरे समय सिर्फ घर का काम ही करवाती। एक दिन दोनों मिलकर सर्फ का पानी कुसुम के कमरे के सामने गिरा देती है और कुसुम उस पानी की वजह से गिर जाती है। उसे बहुत चोट लग जाती है और माँ जी, सौम्या दीदी, मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ गिर गई हूँ। दोनों आती हैं और हंसने लगती है। मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ काली हो, पर लगता है तुम्हें दिखाई भी नहीं देता है। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाने वाली, कहीं मैं भी तुम्हारी तरह काली ना हो जाऊं। ये कहकर दोनों बिना कुसुम को उठाए वहाँ से चली जाती है। कुसुम जैसे तैसे अपने आप को उठाती है और घर से थोड़ी दूर एक तालाब के किनारे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? काश मैं भी गोरी होती। तभी तालाब से एक परी निकलती है। परी को देखकर कुसुम पूछती है, आप कौन हो? मैं एक परी हूँ। इस तालाब के पास आकर अगर कोई सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे जरूर देती हूँ, और तुम मुझे सच्ची लगी। कुसुम को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही थी वो सच है। तभी परी उसे एक दर्पण देती है और कहती है कि ये एक जादुई दर्पण है, इसमें तुम अपना चेहरा देख लेना, तुम गोरी और सुंदर हो जाओगी। एक बात और ध्यान रखना, अगर किसी और ने इस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखा था तो उसका चेहरा तो सुंदर हो जाएगा, पर तुम
वापस पहले जैसे हो जाओगी। कुसुम उस दर्पण में अपना चेहरा देखती है और वो बहुत सुंदर और गोरी हो जाती है। घर जाकर कुसुम उस दर्पण को छुपाकर रख लेती ताकि कोई और उसमें अपना चेहरा ना देख ले। अगली सुबह सौम्या कुसुम का चेहरा देखती है और अरे भाभी, तुम इतनी सुंदर और गोरी कैसे हो गई? अरे वाह, मेरी बहू इतनी गोरी और सुंदर हो गई। अब लग रही है ना मेरे घर की बहू। अब दोनों कुसुम के साथ अच्छे से रहने करने लगती हैं। कुछ दिनों से किसी वजह से सौम्या का चेहरा बिल्कुल बदसूरत और काला हो जाता है। ये सब देखकर माँ, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये सब उस क्रीम के कारण हुआ है। मैंने तुझे कितना मना किया था, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख ले क्या होगा। अब सौम्या कहीं बाहर जाती तो सबका मजाक बनाते। कुछ ही दिनों में सौम्या परेशान हो गई और एक दिन, माँ, मुझसे ये बदसूरत चेहरा लेकर जिया नहीं जाएगा। ये सब देखकर कुसुम सौम्या के पास जाती है और उसे चुप कराते हुए कहती है, दीदी, आप चिंता मत करो, मैं आपका चेहरा ठीक कर सकती हूँ। सौम्या और उसकी सास को कुछ समझ में नहीं आता कि कुसुम ऐसा क्यों बोल रही थी। तभी कुसुम उस जादुई दर्पण को लाती है और कहती है, दीदी, आप अपना चेहरा इस जादुई दर्पण में देख लीजिए, आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। जैसे ही सौम्या उस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखती है, उसका चेहरा वापस पहले जैसे हो जाता है और कुसुम का चेहरा पहले जैसा एकदम काला हो जाता है। ये सब देखकर सास और ननंद दोनों हैरान हो जाते हैं और ये क्या, तुम्हारा चेहरा पहले जैसे हो गया, ऐसा क्यों? ये सब सुनकर कुसुम अपनी सास और ननंद को सारी बातें बता देती है। सब सुनकर कविता और सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ कितना गलती किया और आपने मेरे लिए अपना चेहरा वापस पहले जैसे कर लिया। अब मुझे पता चला कि अगर कोई हमारा मजाक बनाता है तो कैसा लगता है। बहू, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने सिर्फ तेरी सूरत देखी, तेरी सीरत नहीं। अगर कोई तेरी जगह होता तो कभी ऐसा नहीं करता। ये सब सुनकर कुसुम के आंख से खुशी के आंसू आ जाते हैं और तीनों गले लग जाती है और उसके बाद तीनों खुशी खुशी रहने लगती है। राजापुर गांव में एक किशन नाम के दुकानदार अपनी धर्मपत्नी सरला और बेटी बिंदु के साथ रहते थे। बिंदु की माँ बहुत ही सीधी साधी और सरल स्वभाव की महिला थी। पिताजी एक छोटे से खिलौने की दुकान चलाते थे। उस खिलौने की दुकान से इतना मुनाफा नहीं हो पाता था कि बिंदु को हर पसंदीदा चीजें खरीद सकें। माँ, मैं अब कॉलेज में आ गई हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ, बाकी सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर रोज कॉलेज आते हैं। आप भी मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं खरीदती? क्या पिताजी हमें थोड़े पैसे ऊपरी खर्च के लिए नहीं दे सकते? बिंदु बेटी, तुम्हें पता है तुम्हारे स्कूल की फीस भी हमने बहुत मुश्किल से भरी है। तुम्हारे पिताजी इतना नहीं कमा पाते कि हम ऊपरी खर्च कर सकें। मेरे इलाज में ही बहुत खर्च आता है। बिंदु उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और मन में सोचती है, मेरी सारी सहेलियाँ कितनी सुंदर दिखती हैं। उनके पास रोज रोज सब कुछ नया नया होता है। रोज पार्लर जाती हैं, इतना अच्छा मेकअप करके आती हैं। मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना मेकअप का सामान, इसीलिए मैं उनके जैसी सुंदर भी नहीं दिखती। अगला दिन होता है। बिंदु अपने कॉलेज जाती है। बिंदु की सहेली रेशमा मिलती है। बिंदु, तुम भी हम सब की तरह सुंदर बनकर क्यों नहीं आती हो? देखो, सब कॉलेज में कितने अच्छे लगते हैं। एक तुम हो, ऐसा लगता है सुबह सोकर सीधे कॉलेज आ जाती हो। बिंदु कुछ नहीं बोलती, अपना सर नीचे करके बस रेशमा की बातें सुनती रहती है। अगर कोई मदद चाहिए तुम्हें तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं रेशमा, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही मुझे इतना बन ठन के मेकअप करना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आती हूँ। मैं तुम्हें अपने घर के पास वाले पार्लर ले चलती हूँ। तुम्हारा बहुत ही सुंदर मेकअप करेंगे और तुम सबकी तरह खूबसूरत हो जाओगी। नहीं नहीं रेशमा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी बिंदु पर जोर जोर से हंसते हैं। बिंदु मन में सोचती है, जाना तो मैं चाहती हूँ,
मेकअप भी कराना चाहती हूँ, सबकी तरह सुंदर भी दिखना चाहती हूँ, पर सभी चीजों के पैसे भी तो देने होंगे। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है कि मैं मेकअप भी करवा सकूं। कॉलेज में सारी क्लासेस लेने के बाद बिंदु घर आती है। खुद को शीशे में बहुत देर तक देखती है। बिंदु खुद को शीशे में देखकर कहती है, काश मैं भी अपनी सारी सहेलियों की तरह सज धज कर रहती। मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं पार्लर जाकर खूबसूरत बन सकती। मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते। मेरी सहेलियों की तरह मेरे पास भी सब कुछ होता। बिंदु बेटी, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो अपने कमरे में? चलो बाजार चलकर सब्जियां ले आते हैं। रात के खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तुम्हारे पिताजी भी आज आने में थोड़ी देर करेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ माँ। क्यों माँ, क्या हुआ? पिताजी को आने में देर क्यों हो जाएगी? कुछ काम से बाहर जाना है क्या? नहीं बेटी, आजकल दुकान पहले से भी कम चल रही है, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने बोला है कि आज वह दुकान पर ज्यादा देर तक रहेंगे। ठीक है माँ, चलो हम बाजार चलते हैं, वरना शाम ढल जाएगी। हमें खाना भी तो बनाना है। सरला और बिंदु बाजार जाते हैं। बाजार में सब्जियां लेते हैं। बिंदु आसपास की दुकानों में देखती है। बिंदु खुद से कहती है, इन दुकानों में कितने सुंदर सुंदर मेकअप के सामान हैं। बिंदु एक दुकान के अंदर जाती है, मेकअप के सामान देखने लगती है। तभी पीछे से सरला आती है और बिंदु से बोलती है, क्या हुआ बिंदु, क्या देख रही हो? चलो बेटी, यहाँ पर सभी सामान बहुत महंगे हैं, हम यहाँ से कोई सामान नहीं खरीद पाएंगे। माँ, क्या यह पाउडर का डिब्बा ले लूं? यह पाउडर का डिब्बा सारे सामानों में सबसे सस्ता है। सरला सोचते हुए बोलती है। ठीक है बिंदु बेटी, ले लो यह पाउडर का डिब्बा। कितने का है? 1 मिनट माँ, मैं दुकान वाले भैया से पूछती हूँ। भैया, यह पाउडर का डिब्बा कितने का है? जी, ये पाउडर का डब्बा सिर्फ 5 रुपए का है। ठीक है भैया, दे दीजिए। दुकानदार वह पाउडर का डिब्बा सरला को 5 रुपए में दे देता है। रात होने के बाद बिंदु, सरला और बिंदु के पिताजी सभी सो रहे होते हैं। आधी रात को वह पाउडर का डिब्बा बिंदु की तरफ देखकर बोलने लगता है, अब मैं आ गया हूँ। बहुत सुंदर हो जाओगी तुम बिंदु, लोग बहुत तारीफ करेंगे तुम्हारी। बिंदु को बहुत आश्चर्य होता है। अगले दिन सुबह होती है। बिंदु कॉलेज के लिए जाने को तैयार होती है। उस पाउडर के डिब्बे से थोड़ा सा पाउडर लेकर अपने चेहरे पर लगाती है। बिंदु जैसे ही पाउडर लगाकर अपनी आंखें खोलती है, बिंदु चिल्लाते हुए, ओह माय गॉड, क्या ये सच में है? इतनी सुंदर, मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा। माँ, जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया। इस पाउडर ने तो कमाल कर दिया। सरला घबराती हुई बिंदु के कमरे की तरफ दौड़ती है। क्या हुआ बिंदु, तुम चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है? सरला बिंदु को शीशे के सामने खड़ा देखकर चौंक जाती है। सरला बहुत ही खुशी होकर, आश्चर्यचकित होकर बोलती है, बिंदु बेटी, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? माँ, सब इस पाउडर का कमाल है। इसको लगाते ही इतनी सुंदर हो गई, मैं खुद को नहीं पहचान पाई। बिंदु, सरला एक दूसरे से खुशी जताते
कलावती रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसको कोसती रहती थी। रानी, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया? यहाँ पेट में मेरे चूहे दौड़ रहे हैं और तू है कि अभी तक आराम फरमा रही है। बस बनने ही वाला है दीदी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। दाल नहीं हुई थी, एक सीटी लग तो सिर्फ तेरा कमरा रह गया है। क्या पता तूने ही मेरा हाथ चुरा लिया हो। नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मुझे अपने कमरे की तलाशी लेने दे। ठीक है दीदी, आप मेरे कमरे की तलाशी ले। ना ही उसका किसी को पता है। मुझे लगता है ये जादुई लेडीज पर्स तुम्हारी नेकी का बदला है। तुमने उसकी मदद की, उसने बदले में तुम्हें ये जादुई लेडीज पर्स दे दिया। फिर तो माँ हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ बेटा, पर हमें इन पैसों का लालच नहीं करना चाहिए। हमें बस अपनी जरूरत के लिए ही इन पैसों को निकालना चाहिए। बाकी पैसों को हमें जरूरतमंदों की मदद के लिए उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कभी खत्म न होने वाले पैसे हैं। रानी उस जादुई लेडीज पर्स के पैसों से सबकी मदद करती है। सोनपुर गांव में एक सोनम नाम की लड़की रहती थी, जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने उसकी देखभाल के लिए एक रेनू नाम की औरत से शादी की। रेनू सोनम की सौतेली माँ बन गई और रेनू की एक बेटी भी थी, जिसका नाम स्वाति था। रेनू और स्वाति सोनम से बहुत नफरत करते थे। माँ, मुझे ये सोनम बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, पसंद तो मुझे भी नहीं है। तुम इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे बेटा, मैं तो इसे दुनिया से निकालने की सोच रही हूँ, पर जब तक इसका बाप जिंदा है हम इसे घर से ही नहीं निकाल सकते। तुम ठीक कहती हो माँ, एक काम करते हैं, हम इन दोनों बाप बेटी को ही मार देते हैं और इनकी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह रेनू और स्वाति सोनम और उसके बाप को मारकर उनकी दौलत पर कब्जा करने की बातें करते हैं। अगले दिन सोनम को देखने के लिए आकाश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। आकाश की खूबसूरती को देख स्वाति अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं इससे ही शादी करूंगी। लेकिन तभी आकाश और उसके घर वाले सोनम को पसंद कर लेते हैं और ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत चिढ़ जाते हैं। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं सोनम की शादी आकाश से कभी नहीं होने दूंगी। मैं काला जादू जानती हूँ, तू चिंता मत कर। मैं उस सोनम को इतना बदसूरत बना दूंगी कि आकाश उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। तभी सोनम स्वाति के कमरे के बाहर खड़ी होती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। सोनम को अब पता चल जाता है। अगले दिन रेनू पास के कब्रिस्तान में जाती है और काला जादू करने लगती है। तभी उस जादू से वहां एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहिए तुझे? अब जादुई क्रीम चाहिए मुझे, जिससे बदसूरत बना जाता है। ध्यान रहे, एक बार इस क्रीम को लगा लिया तो जिंदगी भर बदसूरत ही रहना पड़ेगा। वो चुड़ैल रेनू को जादुई क्रीम देकर चली जाती है। रेनू अगले दिन सुबह सोनम के पास जाती है और उसे वो जादुई क्रीम दे देती है। बेटी, ये क्रीम मैंने तुम्हारे लिए खास मंगवाई है। इसे लगाकर तुम और भी खूबसूरत दिखोगी। इसे शाम होने से पहले लगा लेना। सोनम को जादुई क्रीम देकर रेनू बाहर चली जाती है और थोड़ी देर में स्वाति अपनी माँ के पास आती है। अब मजा आएगा शाम को। स्वाति, चलो माँ, हम तैयार होते हैं। आकाश और उसके घर वाले आते ही होंगे। आज तो वैसे भी सबके सामने सोनम का तमाशा बनने वाला है। दोनों तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। दूसरी तरफ आकाश और उसकी फैमिली भी आ जाती है। तभी रेनू को छींक आती है, फिर स्वाति को भी आती है। दोनों अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। तभी सामने से सोनम भी अपने पिता के साथ आती है। ये हम दोनों को छींक क्यों आ रही है? मुझे भी नहीं पता। दोनों जैसे ही हाथ मुंह पर से हटाते हैं तो सभी लोग दोनों पर हंसने लगते हैं, क्योंकि दोनों की नाक किसी टमाटर जैसे गोल गोल हो जाती है। क्यों हंस रहे हैं आप लोग हम पर? स्वाति गुस्से में बोलती है। तभी देखते देखते उसका चेहरा काला पड़ जाता है। रेनू के हाथों के नाखून अपने आप बड़े और गंदे होने लगते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों चुड़ैल जैसे दिखने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? हमारा चेहरा काला क्यों पड़ गया?
पता नहीं बेटी, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी सोनम कहती है, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुम दोनों माँ बेटी मुझे बदसूरत करना चाहती थी ताकि आकाश और मेरा रिश्ता टूट जाए, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और मैंने तुम्हारी जादुई क्रीम को तुम्हारे मेकअप क्रीम के साथ बदल दिया था। अरे माँ, हम दोनों तो बदसूरत हो गए, अब हम क्या करेंगे? फिलहाल तो तुम माँ बेटी मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ। इस तरह सोनम उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाती है और फिर सोनम और आकाश की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक गांव में रवि नाम का लड़का रहता था जिसकी उम्र 9 साल थी। रवि के पिताजी कई सालों से बीमार थे। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। रवि अपने पिताजी की ऐसी हालत की वजह से बहुत दुखी रहता था। हे भगवान, मेरे पिताजी को जल्द से जल्द ठीक कर दो। रवि के पिताजी बीमार होने के बाद भी रवि की सभी जरूरतों को देखा करते और कॉपियां देखने लगता है। तभी वो देखता है उसके बैग में पहले से ज्यादा किताब और कॉपियां दिख रही है। रवि एक एक करके सभी को निकालने लगता है। वाह, मेरे पास तो सारी किताब और कॉपियां आ गई। क्या बात है, जरूर ये सब पिताजी का कमाल ही है। वो मुझे दुखी नहीं देख सकते। रवि घर आता है और बैग को एक और रख देता है। शाम के वक्त वो स्कूल में दी गई होमवर्क बना रहा था। तभी उसे भूख लग जाती है। बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को भी नहीं है घर पर। इतना सोचकर रवि बैग से दूसरी किताब निकालता है। तभी बैग में कुछ केले दिखते हैं। वो केले निकालकर खा लेता है और अपने पिताजी की ओर देखता है। उसके पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। पिताजी को मेरी कितनी फिक्र है, जो भी चाहता हूँ वो इस बैग में मंगवा देते हैं। यही सोचकर रवि उस बैग का इस्तेमाल करने लगता है। जब भी उसे कुछ चाहिए होता था वो मांगता और बैग के अंदर देखता तो उसे वो चीज मिल जाती थी। धीरे धीरे रवि बड़ा होने लगता है और अब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब उसके कॉलेज जाने का समय आ गया था। रवि सोचता है, इतने सालों से इसी बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब तो मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ। ऐसे बच्चों वाली बैग लेकर मैं नहीं जा सकता। आज ही पिताजी से कहता हूँ नई बैग के लिए। रवि के पिताजी इतने सालों में और भी ज्यादा कमजोर और बुजुर्ग हो गए थे। पिताजी, मुझे नई बैग चाहिए कॉलेज जाने के लिए। मैं बच्चों वाली बैग लेकर कॉलेज नहीं जाऊंगा। बेटा, तू तो जानता ही है घर की हालत क्या है। मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं जिससे मैं तुझे नई बैग दिलवा सकूं। ये सुन रवि बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रवि वो बैग नीचे फेंक देता है। जैसे ही रवि वो बैग नीचे फेंकता है वो बैग कॉलेज स्प्रिंग बैग में बदल जाता है और रवि से कहता है, रवि,
लग रहा था जैसे बोरी में कोई ना कोई जादुई शक्ति तो है जो मेरी मदद कर रही है। मगर पिताजी, इसकी जादुई शक्ति कहाँ चली गई? आज तक जादुई बैग ने मेरी बहुत मदद की है। अगर मैं चाहता तो मैं भी जादुई बैग की मदद से सब कुछ वापस पा सकता था। मैं भी अपना डूबा हुआ बैग का धंधा वापस शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने लालच नहीं की और जितना आवश्यकता हुआ उतना ही मांगा। मगर तुमने उसका दुरुपयोग किया, इसी वजह से इसके सभी जादुई शक्तियां खत्म हो गई। रवि बहुत अफसोस करता है। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी वजह से मैंने जादुई बैग को खो दिया। पिताजी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब समझ गया हूँ। ज्यादा लालच करना बहुत गलत बात होता है। अब से मैं भी लालच नहीं करूँगा और अपना काम लगन से करूँगा।